हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। किस तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, आप सभी लोगों का रिवीजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जहां तक आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग 1 अगस्त को टाइटन बैच का आगाज कर चुके हैं और टाइटन बैच में हम सभी लोगों ने मॉर्निंग में 2 क्लासेस, जिसमें हम सभी लोगों ने टैक्सोनॉमी और उसके बाद हम सभी लोगों ने इकोलॉजी की क्लास कंप्लीट की। आशा करते हैं कि आप में से कई सारे लोग होंगे जो अपने नोट्स को रेडी कर लिए होंगे और रिवीजन का कार्य भी शुरू कर दिए होंगे। साथ में इवनिंग की क्लास में हम सभी लोगों ने कोर डेटा कंप्लीट किया। अब बारी आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। एक गूगल मैप, आप ग्लोब देख पा रहे होंगे। आज आप इस ग्लोब के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक में हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम सभी लोग इस ग्लोब को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है, इक्वेटर का रीजन क्या होता है, हमारा इंडिया जो है इक्वेटर के कितने पास है, इक्वेटर जो होता है हमारे इंडिया के कितने राज्य से होकर गुजरता है। ढेर सारी बातें हम सभी लोगों को करना है आज की क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग रेडी होंगे। अभी क्लास छोड़ने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली, ओम सर ने बताया कि टीजीटी और पीजीटी की डेट आ गई। आप सभी को इत्तला होगी, इंफॉर्मेशन होगी और अच्छी बात यह है कि आपकी डेट जो है ये अक्टूबर और दिसंबर में है। अक्टूबर और दिसंबर आपके एग्जाम की डेट आ गई है। टीजीटी पीजीटी 2022, जो लोग 2022 वाला एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ये डेट आ गई है और इस डेट में आप सभी को एग्जामिनेशन की डेट 2 मिली है, अक्टूबर और दिसंबर। अच्छी बात यह है कि अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम होना है। किसका एग्जाम होना है? पीजीटी का एग्जाम होना है और दिसंबर में आपका टीजीटी का एग्जाम होना है। दिसंबर में डेट दिया हुआ है 18-19 दिसंबर, 18-19 दिसंबर डेट दिया हुआ है और इस डेट को एग्जाम होगी। और अक्टूबर में 14-15 अक्टूबर, 14-15 अक्टूबर ये एग्जाम की डेट है। आप सभी लोग जानते रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते रहें। टाइटन बैच के लोग ये बात आप समझ सकते हैं कि जो है एग्जामिनेशन ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है। एग्जामिनेशन ट्राइमेस्टर मतलब अक्टूबर एग्जाम हो सकता है, मे बी नवंबर एग्जाम, दिसंबर एग्जाम, जनवरी एग्जाम, फरवरी एग्जाम हो सकता है। आने वाले इन 5 महीनों में, इन्हीं 5 महीनों में आपने देख लिया, यहां पर निकल कर आया आपका टीजीटी 2022 ये एग्जाम, यहां पर निकल कर आया पीजीटी 2022 ये एग्जाम, यहां पर निकल कर आ सकता है दिसंबर, जनवरी या फरवरी, इन तीनों में आ सकता है एलटी एग्जाम, हो सकता है एलटी एग्जाम। मतलब अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, मतलब नो एक्सक्यूज। इफ समवन हैज एक्सक्यूजेस फॉरगेट सक्सेस। मतलब सक्सेस हमेशा आपसे क्या कहती है? सक्सेस कहती है आई नेवर लाइक टू हियर एक्सक्यूज। जी, सक्सेस, सक्सेस हैज नो एक्सक्यूजेस। सक्सेस को किसी एक्सक्यूज, सक्सेस के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इफ यू हैव एक्सक्यूजेस, इफ यू हैव एक्सक्यूजेस, अगर आपके पास एक्सक्यूजेस हैं, इफ यू हैव एक्सक्यूजेस फॉरगेट सक्सेस, तो आप जो है फॉरगेट सक्सेस, सफलता को भूल जाइए। जी, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको किसी एक्सक्यूज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सक्सेस हैज नो एक्सक्यूजेस। सक्सेस में किसी एक्सक्यूज की आवश्यकता नहीं होती। इफ यू वांट टू सक्सेस या इफ यू हैव एक्सक्यूजेस फॉरगेट सक्सेस, सक्सेस को भूल जाइए। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं जी तो एक्सक्यूज हटा दें। तो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। हमारे जो हमारा एक रिसेंट बैच था है, जिसे हम सभी लोग बायोलॉजी 2025 के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी 2025, इन लोगों के लिए ये अक्टूबर बहुत बेहतर होने वाला है। ऐसे लोग जो 2022 का एग्जाम दे रहे थे और अक्टूबर में उनको पीजीटी देने को मिल रहा है, तो उनके लिए गुड लक चलने वाला है, क्योंकि अक्टूबर तक उनकी 99% प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी
और वो अपने एग्जाम बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। और ऐसे जो हमारे टीजीटी बायोलॉजी 2025 टारगेट 2025 के लोग हैं, उनके लिए भी सक्सेस है। और हमारे एलटी वाले लोगों के लिए जब ये अक्टूबर आते आते, अभी अगस्त शुरू हुआ है, अगस्त सितंबर 2 महीने मतलब 60 दिन, 60 दिन मतलब बहुत कुछ आप बायोलॉजी में गेन कर लेंगे, बहुत कुछ आप बायोलॉजी में गेन कर लेंगे। आशा करते हैं ये डेट आप तक पहुंच गई होगी। सभी लोगों ने डेट के बारे में सभी को खबर भी होगी, पता भी हो गया होगा। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो सभी लोग जरूर से जरूर देखेंगे। टीजीटी अक्टूबर में है या पीजीटी? पूजा शर्मा जी, टीजीटी डेट 18-19 दिसंबर है और जो आपकी पीजीटी है वो आपकी जो है पहले है, अक्टूबर में है। पीजीटी पहले है और जो है टीजीटी बाद में है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं एक अच्छा टॉपिक जिसे हम सभी लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो जानना है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी को किस नाम से सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आप बताइएगा सर इसे मेंशन किया गया है, आप अपनी कॉपी में चौथी वाली कॉपी में लिखिएगा। कितनी लकी है आपकी चौथी कॉपी भाई। एनवायरमेंटल बॉटनी आपके सिलेबस में मेंटेन है एनवायरमेंटल बॉटनी के नाम से। जी, आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा एनवायरमेंटल बॉटनी के नाम से ये फेमस है, लेकिन हम लोग फोल्डर में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से। बायोलॉजी क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें प्लांट्स के साथ साथ हम कुछ एनिमल्स की भी बात करेंगे आपसे, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। जी, एनवायरमेंटल बॉटनी। और जो ये एनवायरमेंटल बॉटनी है, आपके मन में सवाल आता है सर इसके लिए कोई बुक है? हाँ भाई, बुक बिल्कुल है। आप पीडी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, पीडी शर्मा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। पीडी शर्मा की बुक को आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। तो इनके लिए आप पीडी शर्मा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये पीडी शर्मा की बुक में बेहतरीन तरीके से इनके बारे में दिया है। और ये आपके सिलेबस में क्या डिमांड करते हैं, आपसे एलटी वालों ने क्या डिमांड किया है? एलटी ने आपसे डिमांड किया है कि आपको आना चाहिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। आप सभी लोग पढ़ के आइएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आप सभी लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आप सभी लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आप सभी लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन प्लांट के बारे में। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जी, आप सभी लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में आप सभी लोग पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में आप सभी लोग पढ़ेंगे। फूड चेन और फूड वेब के बारे में। फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में यहीं पर। आप सभी लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में यहीं पर। जी, नोट कर लीजिए, पहले इतनी बातें नोट कर लीजिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, फूड चेन और फूड वेब के बारे में। आपको जैसा कि पता है कि मॉर्निंग की क्लास में हमने इकोलॉजी शुरू किया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चैप्टर मैच कर रहे हैं। हाँ भाई, कुछ टॉपिक यहाँ पढ़ा देंगे, कुछ टॉपिक ऊपर वाली क्लास में, जब वहां फिनिश हो जाएगा तो वहां पर कुछ टॉपिक ये चले जाएंगे। तो आपका ये दोनों कोरिलेशन वाला टॉपिक था, इसलिए हमने दोनों साथ में उठाया है जानबूझ करके, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि ये टॉपिक आप बड़े बड़े मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के चक्कर में इन टॉपिक को मिस कर देते हैं, और ये टॉपिक जो होते हैं आपके सिलेक्शन को बाधा बन करके रोक देते हैं, फिर आपको हमेशा के लिए लॉस सहना पड़ता है। अभी शुरुआत में जब हम इन सब टॉपिक को कवर कर लेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके अंदर कैप्चरिंग पावर आ रही है, और ये चीजें पढ़ी रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस सब अपने आप से बूस्ट अप रहेगा। इसलिए इस टॉपिक से हमने शुरू किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जो प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, अगर अभी पढ़ाएंगे, अगस्त में पढ़ा देंगे तो धीरे धीरे आपका भूलता जाएगा। अगर हम इसको खुद ही जाकर के शुरू करेंगे अक्टूबर में, अगर हम इसको अक्टूबर में शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा प्रेशर रखेगा, ज्यादा अच्छी चीजें याद रहेंगी। इसलिए इस टाइटन बैच को इस तरीके से हम डील करेंगे कि टाइटन बैच में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही आपके को रिलेट करके आगे पहुंच जाएं।
ये टैक्सोनॉमी और कॉर्डेटा बड़े टॉपिक हैं, इसलिए हमने पहले शुरू कर लिया है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम लेते हैं पढ़ने में। तो आशा करते हैं कि हमारा प्लान आप समझ गए होंगे। जो भी कुछ हम करते हैं आपके लिए, उसके पीछे एक राज छिपा होता है। जब से मुझे पता चला है 3210 लोग मेंस देंगे, तब से मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि मेंस में उनका नाम जरूर से जरूर होना चाहिए। मेंस लिखने की बारी उनकी जरूर आनी चाहिए। सभी की बारी देखने को मिलना चाहिए मुझे कि आपके प्री क्वालिफाई हुए और आप मेंस लिखने जा रहे हैं। फिर उसका जो जुनून होगा, जो उसके आपके लिए आपकी जो थोड़े से आपकी कह सकते हैं रेपुटेशन है, सोसाइटी में थोड़ी सी बढ़ेगी। मेंस लिखने की कैटेगरी में आप आएंगे तो जितनी हाउसवाइफ हैं उनको घर में थोड़ा सा रियायत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को उनको टाइम मिलेगा। और जब उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, और वो फीलिंग आप बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं सबसे, और महसूस कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेक्शन एक ऐसी चीज होती है, फाइनली नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन आप कई लोगों की नींद उड़ाने वाले हैं। अगर आप इसी तरह से मेहनत किए ना, प्रीलिम्स जैसे क्लियर हुआ ना, कई लोगों को 2-4 दिन नींद नहीं आएगी आपका नाम सोच करके। आपका नाम सोचेंगे और कहेंगे अब तो ये मेंस देगा। फिर जाकर के सर्च करेंगे एलटी के टीचर की सैलरी कितनी होती है, तो उसमें निकल कर आएगा एलटी के टीचर की शुरुआत जो है 82,000 से होती है। आने वाले 5 साल के अंदर एलटी के टीचर्स को लगभग 1,20,000 सैलरी मिलने लगती है। जो देखेगा आपका कौन हो सकता है आप जानते हैं, सोसाइटी में आप हमसे ज्यादा बेहतर लोगों को पहचानते हैं। ये आपकी लाइफ में क्या चेंज करेगा, सच में आप भी नहीं जानते। इसलिए जान जाइए कि इसमें प्री सिलेक्शन जिस दिन आपका हुआ, लोगों की नींद गायब होगी, और हम चाहते हैं कि आपकी अभी से नींद गायब हो जाए, जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकें। बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कर लिया? इन्वायरमेंटल फैक्टर, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन एंड फूड वेब। आगे लिखते हैं जी। आगे थोड़ा सा पॉइंट दिया है इकोसिस्टम। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इकोसिस्टम। नोट करिए, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन। इकोसिस्टम, 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 प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जी, प्लांट कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट कम्युनिटीज, प्लांट कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, in situ and ex situ conservation, in situ and ex situ conservation। और आशा करते हैं कि सभी लोग फटाफट इसको नोट कर लें और सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आइए, नोट हो गया जी सभी लोगों का? गुड़िया यादव जी नोट हो गया जी, सोनी उर्फ शहजादी जी, जी निशा कमल जी, जी रचना श्रीवास्तव जी, गुफरान जी, दिव्या जी, जी पूनम कुशवाहा जी, जी क्या भाई सब लोग क्या लिख रहे हो? ग्रेट हैं सर, ग्रेट हैं सर। किस बात के लिए ग्रेट है? अच्छा ये बात है कि मतलब जम के पढ़ेंगे इसलिए। ओके। अंजलि शुक्ला जी, सर बुक की कोई इंपॉर्टेंस है क्या, जब आप तो सारे टॉपिक पढ़ा ही रहे हैं? हाँ अंजलि शुक्ला जी, बुक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोग होते हैं उनको जो है बुक जरूरी होता है, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हम अपना काम करते हुए बुक का नाम भी बताते हुए चल रहे हैं। जी शुभा सिंह जी, ये 4 ही सिलेबस हैं क्या? क्या भाई क्या चाहती हैं कि पूरे दिन 12 घंटे पढ़ाएं, 12 टॉपिक फिनिश कर दें? ये 4 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे तो आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। आकृति त्रिपाठी जी, अंजलि शुक्ला जी, निम्मी जी, कविता सिंह जी, जी बुक का नाम इसलिए सबको बता देते हैं कि मतलब अगर आप में से किसी का दिल चाहे तो वो बुक से भी पढ़ सकता है। जी शोभा जी, सचिन कुमार जी, कोमल यादव जी, पेन से टाइप हो रहा है। ओके, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। अंशु जी,
शोभा जी कह रही बहुत मेहनत करनी है हम हाउस वाइफ लोगों के लिए। नहीं नहीं, आप बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। 4 घंटे की क्लास, 3 घंटे का रिवीजन। पूजा शर्मा जी, मंजू कर्नवाल जी, जी अब्दुल मुनाफ जी, हाँ भाई सबकी डेट आ गई है। स्वीटी जी, पूजा शर्मा जी, नेहा जी, जी सचिन कुमार जी, खुशबू जी, तनाया जी, कोमल जी, प्रिया जी, मंजू कर्नवाल जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। आइए चलते हैं आगे की तरफ। आज हम आपको इसमें एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जी, एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है जी, याद रखिएगा, डाइवर्सिटी। क्या नाम है जी? आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जी। जो टॉपिक हम सभी लोग शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए भी। उसे हम सभी लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। अगर ये टॉपिक हैंडल हुआ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो इस टॉपिक के बाद हम सभी लोग XC2 NC2 देख लेंगे। सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बस एक सिनारियो के साथ हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा शुरू हो रहा है। हेडिंग करिएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायो का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ, ऐसी लाइफ जो डाइवर्स फॉर्म में हो। डाइवर्स बोले तो डाइवर्सिटी, डाइवर्स बोले तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बोले तो डाइवर्स, डाइवर्स बोले तो डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट 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 टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अगर हम आपसे बोलें डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, जिनमें जीवन है, जिसमें लाइफ है और वो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। अगर हम उनके अध्ययन के बारे में बात करते हैं, या फिर हम उनके संरक्षण के बारे में बात करते हैं, या फिर उनके कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अध्ययन को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड इट्स कंजर्वेशन, और इनको सुरक्षित रखना, इनको सेफ रखना कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशन टू सेव, इनको सेव रखना कंजर्वेशन कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, टर्म किसने दिया था? आप बताएंगे सर जी, टर्म गिवन बाई, टर्म दिया था, टर्म गिवन बाई, आप बताएंगे रोजेन। रोजेन नामक साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था। टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था? रोजेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आप सभी को यह पॉइंट याद रखना है कि रोजेन नामक साइंटिस्ट ने यह टर्म दिया था। पॉपुलराइज्ड बाई, इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था? टर्म बायोडाइवर्सिटी, टर्म बायोडाइवर्सिटी was popularized by, इसको पॉपुलराइज्ड किसने किया था? तो आप बताएंगे सर, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। सोशियोबायोलॉजिस्ट, एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। पॉपुलराइज्ड बाय अ सोशियोबायोलॉजिस्ट, जिसे हम सभी लोग एडवर्ड विल्सन के नाम से जानते हैं। एडवर्ड विल्सन के नाम से जानते हैं, जिसे हम सभी लोग एडवर्ड विल्सन के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? रोजेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन नामक साइंटिस्ट ने पॉपुलराइज किया था। ये कौन थे? ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। इनका नाम एडवर्ड विल्सन। क्या नाम था? एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। और आशा करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं,
उनको हम सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। रोजन का नाम याद रखना है और एडवर्ड विल्सन का नाम याद रखना है। आशा करते हैं कि ये दोनों नाम आप सभी लोगों को याद रहेगा। रोजन साहब का नाम याद रखना है और सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन साहब का नाम याद रखना है। देयर आर 20,000 स्पीसीज। आप बताएंगे कि अगर हम थोड़ा सा देखें, बहुत सारी स्पीसीज हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें तो लगभग 20 के स्पीसीज जो हैं एंट्स की हैं। 20 के स्पीसीज किसकी हैं? एंट्स की हैं। चींटियां जानते हैं? अगर आप चींटियों को देखना शुरू करें दोस्तों, अगर आप चींटियों को देखना शुरू करें तो चींटियों को देखना शुरू करें तो इतनी चींटियां हैं जी, इतनी चींटियां हैं कि आपका ब्लैक बोर्ड जो है ये फिल हो जाएगा। इतनी चींटियां हैं, इतनी चींटियां हैं कि आपका ब्लैक बोर्ड जो होगा वो फिल हो जाएगा। लेकिन आप कितनी जानते हैं? आप काली वाली चींटी जानते हैं, आप पीली वाली चींटी जानते हैं, लाल वाली चींटी जानते हैं, चीटा जानते हैं, बड़का चिटका जानते हैं, लेकिन 20,000 स्पीसीज हैं जो चींटी की प्रेजेंट है। लेकिन आप 3-4 में अपना जो है आपा खो देते हैं, 3-4 के बाद कोई चींटी का नाम नहीं आता। आप थोड़ा एक बार सोच के देखिए कि हम तो एक जानते हैं काली चींटी, एक लाल चींटी, एक बड़ा वाला चीटा, 3 के बाद चौथा नहीं आता है। एक नाम सुनते कभी कभी चिटका आता है। आप 3-4 के अलावा कितना नाम जानते हैं? लेकिन हमारी किताबें कहती हैं कि 20 के स्पीसीज, 20,000 स्पीसीज हैं चींटियों की। 20 के स्पीसीज जी, ये जो 20 के स्पीसीज हैं ये चींटी की हैं, अलग अलग टाइप की चींटी। 20,000 स्पीसीज हैं चींटियों की, लेकिन हम कितना जानते हैं? बहुत थोड़ा जानते हैं। 20,000 स्पीसीज है जिसमें हम बहुत कम जानते हैं। आर्किड की इतनी स्पीसीज आर्किड की है, एंड्स एंड आर्किड, एंड्स एंड आर्किड्स की लगभग इतनी स्पीसीज हैं। वो आर्किड यू ऑल नो वेरी वेल, आर्किड जी, आर्किड्स की इतनी है। 28 के स्पीसीज ऑफ फिशेस, 28 के स्पीसीज ऑफ फिशेस, लगभग 28,000 स्पीसीज हैं ऑफ फिशेस, मछलियों की। और अगर कोई आपसे मछलियों का नाम पूछ ले तो शुरू होते हैं, सबसे पहले रोहू आती है सर, फिर बताते हैं सर जी कटला आती है, फिर बताते हैं सर जी हिल्सा आती है, फिर बताते हैं सर जी इलिसा आती है, फिर बताते हैं सर जी स्कोलियोडॉन आता है, फिर बताते हैं टॉर्पिडो आता है। मतलब ऐसे नाम गिनाते गिनाते रुक जाते हैं। लेकिन कितनी स्पीसीज हैं? 28 स्पीसीज हैं। फिर भी आपको काफी नाम फिशेज में याद हैं, काफी अच्छे हैं। लेकिन चींटी वाले में तो 3 नाम के अलावा चौथा नाम नहीं याद होगा। अब कोई बता देगा, जैसे जो है कुछ लोग जो है बता सकते हैं, जैसे सचिन जी कहते हैं सर काला वाला चिटका जानते हैं, कोमल जी कहते हैं सर जी बहुत छोटी वाली चींटी आती है जी, अंशु जी कहते हैं कुछ और चींटी आती है, शोभा जी कुछ और बता दें, पूजा जी कुछ और बता दें, मंजू कनवाल जी कहते हैं सर जी पेड़ वाली चींटी, फिर कुछ लोग कहेंगे जलेबी वाली चींटी। ऐसा नहीं जी। तो लगभग अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो लगभग 20 के स्पीसीज जो हैं वो चींटियों की हैं और आर्किड की हैं। लगभग 28,000 स्पीसीज जो हैं ये फिशेस की हैं, एंड 300 के जी, 300 के स्पीसीज जो हैं जी, लगभग 3 लाख, आप कह सकते हैं 3 लाख स्पीसीज किसकी हैं? आप बीटल, वो बीटल जी, बीटल मतलब समझ गए ना, बीटल वो जैसे खटमल की तरह होता है, बीटल की लगभग 300 के स्पीसीज हैं। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा डेंजर मामला है। हाँ भाई, बायोडाइवर्सिटी ये बताती है कि बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लगभग स्पीसीज कितनी हैं? लगभग स्पीसीज जो हैं 20 के स्पीसीज एंड्स की हैं और लगभग आर्किड की भी इतनी स्पीसीज हैं। 28 स्पीसीज जो हैं ये आपकी फिश की हैं और 300 के स्पीसीज आपकी बीटल। और आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू IUCN, कह रहे हैं कि IUCN के आधार पर अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN रिपोर्ट 2004, इस रिपोर्ट 2004 की रिपोर्ट के आधार पर आप में से कितने लोग हैं जो IUCN का फुल फॉर्म बताएंगे? जी बताने की कोशिश करिएगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? जी बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग, देखते हैं कौन बताता है फास्ट।
IUCN फुल फॉर्म कौन बताएगा जी? IUCN फुल फॉर्म कौन बताएगा? टेल मी जी। किसी का आंसर आया? कुछ लोग आंसर कर चुके होंगे, आई नो, बताने की कोशिश करिएगा। जी, किसी का आंसर आया? कुछ लोग इंटरनेशनल लिख रहे होंगे जी। सचिन कुमार का आंसर आया, अल्पना सिंह का आंसर आया, संदीप सिंह का आंसर आया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। काफी लोगों का अच्छा आंसर आया जी। काफी लोगों ने, आप लोग ये टेंशन मत लिया करिए कि आपको आपका कमेंट्स दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे सब दिख रहा है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रुचि सिंह का भी आंसर आया। अंजलि शुक्ला जी का भी एक सवाल आया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो करवाएंगे ही। अरे क्यों नहीं करवाएंगे, सिलेक्शन करवाएंगे, टॉपिक वाइज की क्या बात कर रही हैं जी, जम के पढ़ाएंगे, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। डोंट वरी, आप टाइम टेबल में देखी होंगी, उसमें लिखा होगा ना सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन होगा जी। तो सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन होगा, लेकिन अभी एक ही क्लास हुई है, इसलिए सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज जाएगी, 2018 का जो LT का एग्जाम हुआ था, वो हम आपको 18 LT का एग्जाम हुआ था, वो पेपर अपलोड करवा देंगे सर से। तो LT का पेपर 2018 वाला आप सभी लोग उसी फोल्डर में, प्रैक्टिस सेट वाले में, या फिर सर आपको जिसमें भी भेजेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आप सभी लोग 2018 का LT का पेपर कल सैटरडे, हम नहीं चाहते कि आप खाली रहें, आप पढ़ें, जम के पढ़ें, इतना पढ़ें कि कम से कम एक आइडिया डेवलप होगा कल जब आप LT का पेपर एक बार देखेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सभी लोग उससे देख लेंगे। तो IUCN, उम्मीद करते हैं सभी को फुल फॉर्म क्लियर हो गया होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट 2004 आई, और इस रिपोर्ट में किसके बारे में बात हुई है आप बताएंगे सर? इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1.5 मिलियन स्पेसीज, 1.5 मिलियन स्पेसीज, इसमें कहा गया कि 1.5 मिलियन स्पेसीज आइडेंटिफाइड, 1.5 मिलियन स्पेसीज को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। ये IUCN रिपोर्ट 2004 कहती है, इसके अनुसार ये बताया गया कि लगभग 1.5 मिलियन स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कितनी स्पेसीज को? 1.5 मिलियन स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लेकिन कुछ आंकड़े, आप जानते हैं हर जगह अपनी राग अलापने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। आप बीच में सुन रहे थे ना कि बस TGT का एग्जाम अगस्त में हो रहा है, PGT का एग्जाम अगस्त में हो जा रहा है। सच्चाई से बहुत दूर रह करके अपनी बात र्यूमर के रूप में बहुत सारे लोग फैलाते रहते हैं, और आप ये बात बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और सच्चाई आपके सामने क्या आई? अक्टूबर में एग्जाम चला गया, दिसंबर में एग्जाम चला गया। दिस इज ट्रूथ। ऐसे जब बायोडायवर्सिटी में यह बताया गया कि लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनका नाम रख दिया गया, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया गया, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब आप कह सकते हैं कुछ उदारवादी टाइप के लोग थे, कुछ जो है आप कह सकते हैं वैद टाइप के लोग थे, कुछ साइंटिस्ट टाइप के लोग थे। इन लोगों ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने बताया एक्सट्रीम एस्टिमेट जो है 20 से 50 मिलियन स्पीसीज का बताया। उन्होंने बताया 20 से 50 मिलियन को जी। एक्सट्रीम आइडिया या एक्सट्रीम एस्टिमेट की बात करें तो आप एक्सट्रीम एस्टिमेट मतलब इनका जो आप कह सकते हैं अंततः जो आकलन था, आप इंग्लिश में लिखेंगे एक्सट्रीम एस्टिमेट, और हिंदी में समझेंगे कि जो इनका अनुमान था। एक्सट्रीम एस्टिमेट किसका था? ये था वही लोग, वैद लोग, साइंटिस्ट लोग, इनका जो अनुमान था 20 से 50 मिलियन स्पीसीज। इन्होंने कहा 20 से 50 मिलियन स्पीसीज, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जी, आइडेंटिफाई किया गया है।
तो आप सभी लोग 20 से 50 मिलियन स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन आइडेंटिफाई कितना किया गया था? 1.5 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया था। एक साइंटिस्ट थे, काफी सुलझे हुए थे। उन्होंने कहा, उनका नाम था रॉबर्ट मे। क्या नाम था? रॉबर्ट मे नाम था। उन्होंने कहा कि कितने मिलियन? तो आप बताएंगे 7 मिलियन में से इतने मिलियन को आइडेंटिफाई किया गया है। इन लोगों ने कहा 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं। लेकिन रॉबर्ट मे ने कहा नहीं, अगर हम बात करें तो केवल 7 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर्ड कर लिया गया है, आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। तो ये बात आप सभी को याद रखना है कि ये एक्सट्रीम एस्टिमेट था, लोगों का ये एक्सट्रीम एस्टिमेट था जो दिया गया था, जिसके बारे में ये समझा गया। आप बताएंगे रॉबर्ट मे आप बताएंगे रॉबर्ट मे ने बताया था, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ने बताया था जी। रॉबर्ट मे ने क्या बताया? रॉबर्ट मे ने बताया कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं। कितने? 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में रॉबर्ट मे ने बताया था। नोट कर लीजिएगा, 7 मिलियन स्पीसीज हैं रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। हेलो, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया। रॉबर्ट मे ने कितने मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया? 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया। और रॉबर्ट में जो बेहद इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम थे, इन्होंने कहा कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज में से जो है 1.5 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। कितने स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है? 1.5 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम आपसे बात करें कि टोटल ये आंकड़ा आपके पास पहुंचा कि इतने स्पीसीज हैं, इतने स्पीसीज में से इतने स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया, और रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी स्पीसीज हैं? तो आप बताएंगे सर, रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन स्पीसीज हैं। कितनी स्पीसीज हैं? 7 मिलियन स्पीसीज हैं। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा जी। ऑल एग्जिस्टिंग स्पीसीज, अगर इसी तरीके से रहा, ऑल एग्जिस्टिंग स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं, ऑल एग्जिस्टिंग स्पीसीज कैन वैनिश विद इन 200 ईयर्स, कैन वैनिश विद इन 200 ईयर्स। मतलब ये बताया गया कि जिस तरीके से जो है आप देखते हैं कि मतलब कोई जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, अगर इसी तरीके से जो अभी की सिचुएशन चल रही है, अगर इसी तरीके से यही कंडीशन चलती रही हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के, जंगल की कटाई को लेकर के, पेड़ ना लगाने की बात को लेकर के, अगर एनवायरनमेंट इसी तरीके से डिस्ट्रक्ट होता रहा तो जितनी स्पीसीज बची हैं, ये 200 साल में ये स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। जैसे आपने देखा कि 1.5 मिलियन आइडेंटिफाई किया गया है। अगर इसी तरीके से जैसे आप बताएंगे कि जंगल काटे जा रहे हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो है डिसबैलेंस होता जा रहा है, जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल भाग रहे हैं, ऐसी जो सिचुएशन आपको, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, इस कंडीशन में आपको ये सोचना है कि ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है अगर इसी तरीके से रहा तो जितने एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं आने वाले 200 साल में ये क्या होंगी, ये धीरे धीरे जो होंगी ये वैनिश हो जाएंगी। वैनिश मतलब ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। वैनिश हो जाएंगी मतलब ये नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वैनिश हो जाएंगी मतलब नष्ट हो जाएंगी। तो अगर इसी तरीके से एनवायरनमेंट में चेंजेस रहें तो इस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा कि लगभग 200 साल में। ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नेचुरल डिजास्टर है, फॉरेस्ट मतलब जो है
एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, एफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, तो आने वाले कितने समय में जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं वो वैनिश हो जाएंगी। तो आप कम से कम एक आंकड़ा रखेंगे कि आने वाले 200 साल में ऐसा देखने को मिल सकता है, अगर इसी तरीके से कंडीशन चलती रही तो। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर। आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं कि अगर ये नहीं रहे, अगर ये स्पीसीज नहीं रही, अगर ये स्पीसीज नहीं रहे, मतलब ये अगर आपके पास अगर नहीं रहे, कौन स्पीसीज नहीं रही, तो आप बताएंगे सर अगर 20 के एंड्स नहीं रहे, मतलब अगर ये चींटियां ना रही, ये आर्किड ना रहे, ये फिशेस ना रहे, ये बर्ड्स ना रहे, ये एनिमल्स ना रहे, तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब आप जब कभी टॉपिक पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड टॉपिक, जीव जगत टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर एक लाइन मिलती है पढ़ने को कि जो भी मनुष्य हैं, जैसे ये मनुष्य है, हु इज, ये मनुष्य है, ये मनुष्य जो है गिरकर मर जाएगा, ये मनुष्य गिरकर मर जाएगा, ये मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा? एवरी स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोसिस्टम, अगर स्पीसीज इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट ना करेंगी, एवरी स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज हैं कंट्रीब्यूटिंग इन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम, प्रत्येक स्पीसीज जो हैं वो इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन रखती हैं। अगर 200 साल में ये जितनी स्पीसीज हैं अगर ये वैनिश हो जाएंगी तो 200 साल में ये मनुष्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पीसीज नहीं रहेंगी तो मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर मनुष्य मतलब स्पीसीज हैं तो मनुष्य है, अगर स्पीसीज नहीं होंगी तो मनुष्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं क्लियर होना चाहिए कि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम, प्रत्येक स्पीसीज इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करती हैं भाई। अगर ये स्पीसीज नहीं होंगी तो इकोसिस्टम ही नहीं होगा, इकोसिस्टम ही नहीं होगा तो मनुष्य कहां से होगा? तो ये काफी थ्रेटेंड मामला है कि ये वाली लाइन भी आपको याद रखना है कि स्पीसीज जो होती हैं, प्रत्येक स्पीसीज कंट्रीब्यूशन करती हैं, और जो स्पीसीज कंट्रीब्यूशन करती हैं उन्हीं के अस्तित्व से ये मनुष्य का अस्तित्व है। अगर स्पीसीज नहीं होंगी तो ये मनुष्य भी नहीं होगा, अगर ये स्पीसीज नहीं होंगी तो ये मनुष्य भी नहीं होगा। ये बात आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि अगर स्पीसीज नहीं होंगी तो मनुष्य भी नहीं होगा। तो एवरी स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम, तो ये भी लाइन आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। एवरी स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम, इफ नो स्पीसीज नो इकोसिस्टम, नो इकोसिस्टम नो ह्यूमन, तो इकोसिस्टम नहीं होगा तो ह्यूमन भी नहीं होगा। आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। कह रहे हैं कि एक आंकड़ा है कि 2004 तक का जो IUCN की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग, अगर हमसे कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड टिल डेट, कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई थी? आउट ऑफ ऑल स्पीसीज, आउट ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड टिल डेट, डिस्कवर्ड टिल डेट, टिल डेट तक कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड थी? ऐसे छोटी सी हेडिंग करिएगा, आउट ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड टिल डेट, टिल डेट तक कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी थी? ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करना वाला है। 70% इन एनिमल, मतलब 70% जो है, जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई 1.5 मिलियन, कितनी डिस्कवर्ड हुई? 1.5 मिलियन। जो 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई थी जी, रॉबर्ट मे ने बताया कि 7 मिलियंस में से 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। ये जो 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई थी, इसमें 70% स्पीसीज किसकी हैं? 70% स्पीसीज आर एनिमल्स, इसमें 70% स्पीसीज आर एनिमल्स, इसमें 70% स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स की हैं। और एनिमल्स में भी मोर आर इंसेक्ट, एनिमल्स में भी जो 70% हैं, मतलब 70% का अगर 70% निकाले, 70% ऑफ दिस आर इंसेक्ट। इसका 70% कौन है? इसका 70% इंसेक्ट। इसका 70% कौन है? इसका 70% इंसेक्ट। 70% ऑफ स्पीसीज आर एनिमल्स, और इसमें से जो इसका 70% है वो 70% इंसेक्ट। तो ये भी बात याद रखनी है
कि 70% तो एनिमल है, और उस एनिमल में सबसे ज्यादा कौन है? उस एनिमल में सबसे ज्यादा है इंसेक्ट्स। कितने हैं? 70%। आप कह सकते हैं एवरी सेकेंड स्पीसीज आर इंसेक्ट। प्रत्येक सेकेंड स्पीसीज, एवरी सेकेंड स्पीसीज आर इंसेक्ट। एवरी सेकेंड स्पीसीज, एवरी सेकेंड स्पीसीज आर इंसेक्ट। हर दूसरी स्पीसीज इंसेक्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। इंसेक्ट्स, एवरी सेकेंड स्पीसीज आर इंसेक्ट्स, हर दूसरी स्पीसीज इंसेक्ट्स है। ये पॉइंट आप सभी को बेहतरीन तरीके से याद रखना है। याद रहेगा क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं जो 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं जो 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड हुए हैं, इसका 70% इंसेक्ट है। मतलब 15 सत्ते 105, 10.5% कौन है? इंसेक्ट। 10.5% कौन है? एनिमल्स है। और इसका 70% निकालें तो लगभग 70.35% कौन है? 70.35% ये कौन है? ये इंसेक्ट है। अगर भैया 70.35% यही है तो बचे कितने? 30%। और 30% में और सब हैं, और जो सब हैं वो हर दूसरा ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट। इसलिए ये लाइन आती है कि एवरी सेकेंड ऑर्गेनिज्म या एवरी सेकेंड स्पीसीज आर इंसेक्ट। हर दूसरी स्पीसीज जो अर्थ पर है, जो हमारे सराउंडिंग में है, वो इंसेक्ट है। इसीलिए आपको हर जगह इंसेक्ट नजर आते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो स्पीसीज को डिस्कवर कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा एम समझकर चलते हैं कि अगर मान लीजिए वो किसी एरिया में गए तो अगर वहां पर एरिया में इंसेक्ट ज्यादा हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस एरिया में अदर स्पीसीज भी होंगे, क्योंकि हर दूसरी स्पीसीज इंसेक्ट है, इसका मतलब पहली स्पीसीज कुछ ना कुछ होगी। तो इंसेक्ट के बेसिस पर ही वो उस जगह का जो ऑर्गेनिज्म है उसका सोर्स, उसके आंकड़े इसी बेस पर देते हैं। तो जहां पर जितने ज्यादा इंसेक्ट्स होंगे वहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म होने के चांस भी उतने ज्यादा होंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इंसेक्ट ज्यादा किसी एरिया में है तो वहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा होंगे, लेकिन इंसेक्ट कितने ज्यादा होंगे? हर दूसरा स्पीसीज इंसेक्ट का होगा। क्लियर? तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो 1.5 मिलियन जो आपके आइडेंटिफाइड किए गए थे, जी स्पीसीज जो आइडेंटिफाइड की गई थी, उसमें से 70% स्पीसीज एनिमल्स की हैं, और उस 70% एनिमल की स्पीसीज में 70% कौन है? इंसेक्ट। उसमें 70% कौन है? उसमें 70% इंसेक्ट है। जी, उसमें 70% कौन है? उसमें 70% इंसेक्ट है। जी याद रखिएगा। और 22% आर, और इसका जो 22% है, 22% स्पीसीज आर, 22% स्पीसीज जो हैं, 22% स्पीसीज आर प्लांट्स एंड फंजाई। 22% स्पीसीज आर प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई के हैं। मतलब यहां पर ये बात समझ में आई कि अगर आपसे इंसेक्ट के बाद कोई है तो प्लांट्स और फंजाई। मतलब 20% टू 22% स्पीसीज जो हैं वो प्लांट और फंजाई के हैं, और 8% में अदर आते हैं। 8% स्पीसीज आर ऑफ 8% स्पीसीज आर ऑफ अदर्स। 8% स्पीसीज जो हैं वो दूसरे स्पीसीज की, मतलब 70% स्पीसीज एनिमल्स की हैं। याद रहेंगे? 22% स्पीसीज प्लांट्स और फंजाई के हैं। मतलब फंजाई जो है प्लांट से कहीं किसी मामले में कम नहीं होता, और लगभग 8% स्पीसीज जो हैं ये अदर्स हैं। एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट। तो आप बताएंगे एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट। तो पहले इंसेक्ट आएगा, फिर प्लांट्स आएगा, फिर फंजाई आएंगे, फिर अदर्स आएंगे। आशा करते हैं कि ये बातें क्लियर समझ आ गया। टेल मी, इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर कि मतलब डिस्कवरी कितनी हुई, रॉबर्ट मे ने क्या कहा, और उस डिस्कवरी में कौन कितना % है, ये सब बातें उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। टेल मी जी, सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा। क्लियर टू ऑल? जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। रंजना जी, राजकुमार रस्तोगी जी क्लियर हैं, नेहा सिंह जी क्लियर हैं, अंशु जी क्लियर हैं। जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। जी, गुड़िया यादव जी डन है भैया, निशा कमल जी डन है जी।
जी जी, शोभा जी क्लियर हैं जी, और उम्मीद करते हैं आपने 4 कॉपियां बनाई होंगी, आई होप सो जी। हाँ निम्मी जी, इंसेक्ट किस में आता है? इंसेक्ट आता है आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट किस में आता है? इंसेक्ट आता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पर आ जाइएगा। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की, जैसे हम डाइवर्सिटी की बात किए तो बायोडाइवर्सिटी में आपके पास एक आंकड़े निकल कर आए और यहां से 3-4 मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। जैसे रोजन काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, विल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपसे बात करें तो टोटल कितने आइडेंटिफाइड हुए 1.5 मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मे ने कितना बताया था? 7 मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये आइडेंटिफाइड हुए 1.5 मिलियन, उसमें 70%, 22% और 8%, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, एक अच्छा सा टॉपिक है डाइवर्सिटी। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी को 3 लेवल पर देखा जाता है, डाइवर्सिटी एट 3 लेवल्स। डाइवर्सिटी को 3 लेवल पर आप मेंशन कर सकते हैं, डाइवर्सिटी एट 3 लेवल्स। डाइवर्सिटी को आप 3 लेवल पर मेंशन कर सकते हैं। पहला लेवल जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, पहला लेवल जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा लेवल जिसे स्पेसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, स्पेसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये डाइवर्सिटी 3 लेवल पर होती है। पहला लेवल जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, दूसरा लेवल जिसे हम सभी लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तीसरा लेवल जिसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तीसरा लेवल जिसे हम सभी लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। डाइवर्सिटी के 3 लेवल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 लेवल इसके डाइवर्सिटी के हैं। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 लेवल हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 लेवल की डाइवर्सिटी हैं। पहले हम सभी लोग बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। जब स्पेसीज में, वैसे डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, जब स्पेसीज में डिफरेंशिएशन जीन लेवल पर हो, जब स्पेसीज में डिफरेंशिएशन जीन लेवल पर हो, मतलब जीन लेवल पर जब डिफरेंशिएशन देखने को मिले तो उसे हम सभी लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जी, जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, बात समझिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, अभी लिखवाएंगे। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, राउल्फिया। राउल्फिया का नाम सुना है? जी सर सुना है, राउवुल्फिया, ये राउवुल्फिया है जी। राउल्फिया का नाम आपने सुना है? जी सर सुना है। राउल्फिया, राउल्फिया हिमालय रेंजेस पर पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? ये हिमालय रेंजेस पर पाया जाता है, हिमालय रेंजेस पर। सुर सुनना है, लिखना नहीं है, हिमालयन रेंजेस पर पाया जाता है। ये राउल्फिया हिमालयन रेंजेस पर पाया जाता है। हिमालयन रेंजेस आप जानते हैं कैसी होती है? हिमालयन रेंजेस ऐसे होती है, लाइक दिस। ये है राउल्फिया, ये है राउल्फिया, ये है राउल्फिया, ये है राउल्फिया। ये राउल्फिया हिमालय रेंजेस पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हिमालय रेंजेस पर पाया जाता है। और ये स्टोर करता है रेजरपिन को। इसकी क्वालिटी है कि ये रेजरपिन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। स्टोर रेजरपिन, ये रेजरपिन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। राउल्फिया स्टोर्स, ये स्टोर करता है किसको? रेजरपिन को। ये रेजरपिन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। राउल्फिया स्टोर्स रिजरपाइन, ये रिजरपाइन को स्टोर करता है। और रिजरपाइन क्या करता है? रिजरपाइन की अच्छी और खास बात है कंट्रोल बीपी। ये बीपी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल बीपी। ये बीपी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। तो लोग सोचेंगे ये तो बड़ा काम का है यार, ये क्या करता है? ये हाइपरटेंशन कम कर देता है, ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। किसमें पाया जाता है? रिजरपाइन में पाया, ये पाया जाता है राउल्फिया में। राउल्फिया में रिजरपाइन, राउल्फिया में ये रिजरपाइन पाया जाता है, ये स्टोर फॉर्म में रहता है। लेकिन राउल्फिया की खास बात क्या है? ये हिमालयन रेंजेस पे पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है? हिमालय रेंजेस पर पाई जाती है। इंक्रीज हाइट,
जितनी हाइट इंक्रीज करेंगे, मतलब जितनी ऊंचाई पर ये वाला जो है, जो ये वाला आपका कौन है, ये वाला आपका राउल्फिया है, ये जो आपका राउल्फिया है ये सबसे ऊपर है, हाइट पर है, और ये जो राउल्फिया है ये सबसे नीचे है। तो इन दोनों में जेनेटिक चेंज हो जाते हैं। इनमें क्या होता है? जेनेटिक चेंज। इनके जीन में कुछ चेंज हो जाते हैं। किसके कारण? इन्वायरमेंट के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इनके जीन लेवल पर कुछ चेंज हो जाते हैं। जो राउल्फिया हाई एल्टीट्यूड पर है, ज्यादा ऊंचाई पर है, इंक्रीज हाइट, जो ज्यादा हाइट पर है मोर रिजरपाइन, ये ज्यादा से ज्यादा रिजरपाइन स्टोर करता है। जो हाई रेंजेस पर है वो ज्यादा से ज्यादा रिजरपाइन स्टोर करता है, और जो लो रेंजेस पर है, दिस इज लो रेंजेस, ये लो रेंजेस पर है, लो रेंजेस, और ये क्या करता है? लेस रिजरपाइन, ये लेस रिजरपाइन को स्टोर करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, राउल्फिया एक ही प्लांट है, और ये क्लाइमेट के कारण इनके जीन में परिवर्तन हो गया है। इनके जीन में, इसके जीन में चेंजेस आ गए हैं। जीन में चेंजेस आने के कारण राउल्फिया जो हाई एल्टीट्यूड पर होता है वो ज्यादा से ज्यादा रिजरपाइन को स्टोर करता है, और जो लो एल्टीट्यूड पर होता है वो कम रिजरपाइन को स्टोर करता है। तो मुझे समझ में आया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ गए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। आप बताएंगे, व्हेन डाइवर्सिटी टेक्स प्लेस एट द जीन लेवल, आप अपनी कॉपी में लिखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, कॉपी में लिखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट जीन लेवल, डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। जब जीन लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिले तो उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? उसे हम सभी लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे राउल्फिया, राउल्फिया हिमालयन रेंजेस में, प्लांट्स ऑफ हिमालयन रेंजेस, ये हिमालयन रेंजेस का प्लांट है, हिमालयन रेंजेस, ये हिमालयन रेंजेस का प्लांट है। स्टोर रिसरपाइन, ये रिसरपाइन को स्टोर करता है, रिसरपाइन क्या करता है? कंट्रोल बीपी, कंट्रोल हाइपरटेंशन, इसका काम होता है, ये बीपी कंट्रोल करता है, मतलब हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब इसमें आप लिखेंगे जी, इसमें आप लिखेंगे ये वाला डायग्राम बनाकर, ये वाला डायग्राम, ये एक डायग्राम बनाइएगा, यहां पर एक रिजरपाइन दिखाइएगा, यहां पर एक राउल्फिया दिखाइएगा, यहां पर राउल्फिया दिखाइएगा, यहां पर राउल्फिया दिखाइएगा। यहां पे लिखिएगा एट लो अल्टीट्यूड, एट लो एल्टीट्यूड, यहां लिखिएगा एट हाई एल्टीट्यूड, यहां पर लिखिएगा एट हाई एल्टीट्यूड मोर रिजरपाइन स्टोर, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिजरपाइन स्टोर होगा, और इसमें लिख दीजिएगा लेस रिजरपाइन स्टोर। पक्का ना? पहली बार सीखे हैं, ये बात पहली बार जाने हैं, और मुझे लगता है कि मतलब चाहे जितनी बार पढ़ा होगा इतना कॉन्सेप्चुअल आप पहली बार सीख रहे होंगे जी। ये आप रिजरपाइन आप कभी नहीं भूल सकते कि रिजरपाइन किसमें स्टोर होता है। सभी लोगों का आंसर आएगा राउल्फिया में। किसमें? राउल्फिया में। तो आप उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। लगभग कह रहे हैं कि लगभग, मतलब जैसे कोई आपसे पूछे चावल की कुछ प्रजातियां आप जानते हैं, कुछ नाम आप जानते हैं जी, और कोई पूछे तो आप फट से बताते हैं कि ये बासमती चावल है। कौन सा चावल है? ये बासमती चावल है। और एक नाम आप जानते हैं, गोल्डन राइस जानते हैं। वैसे चावल की कितनी प्रजातियां आप जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, लेकिन कितनी प्रजातियां होती हैं? मोर देन 50,000 राइस की प्रजातियां।
कितनी है? मोर देन 50,000 हैं। और सब में क्या है? सब में जेनेटिक, सब जेनेटिक डाइवर्सिटी में आती हैं, सबके जीन अलग अलग हैं, चीजें अलग अलग हैं। तो आप बताएंगे मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ, इसी में आता है मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स, मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइसेस, मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइसेस। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता है। लगभग 50,000 आप कह सकते हैं स्पीसीज ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ राइसेस हैं। मतलब 50,000 तरह के चावल होते हैं, लेकिन हम जानते कितने टाइप के हैं? बस 2-4। अभी तो आपको 49,000, जी 49,994 को जानना है जी। बहुत मन करता है तो गोल्डन राइस तक चले जाते हैं। एक बार सोच के देखिए आप चावल की कितनी वैरायटी जानते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो लगभग चावल के इतने स्ट्रेन्स हैं और 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज, लगभग 1000 वैरायटीज जो हैं ये मैंगोज की हैं। सबके अपने जीन वेरिएशन होते हैं। तो आप कभी सुनते हैं कि ये जो है कौन सा आम है, ये तोतापायरी आम है, तो कभी आप सुनते हैं कि ये कौन सा आम है, अल्फांसो है। मतलब नाम याद रख रहा है, मतलब गिन चुन करके 8 से 10 नाम ही याद आपको आएंगे। लेकिन 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज, मैंगोज की 1000 वैरायटीज हैं, मैंगोज की 1000 वैरायटीज हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। ये मैंगोज में जीन लेवल पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, राइस में आपको जीन लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, साथ में राउल्फिया में जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर, कि आपसे जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो इसमें कौन कौन आते हैं तो आप बताएंगे। इसमें हम लोगों ने राउल्फिया के बारे में बात कर लिया, इसमें हम सभी लोगों ने लगभग मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस के बारे में बात कर लिया, लगभग हमने 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज के बारे में बात कर लिया जी। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। ये जो आपने देखा डाइवर्सिटी, ये जीन लेवल पर डाइवर्सिटी थी, इसे जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी जो स्पीसीज लेवल पर होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम सभी लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियंस। वेस्टर्न घाट जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्फीबियंस पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियंस। वेस्टर्न घाट पर ज्यादा से ज्यादा मोर एम्फीबियंस, ज्यादा से ज्यादा एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट पर ज्यादा से ज्यादा एम्फीबियंस, आप कभी वेस्टर्न घाट जाइए वहां आपको बहुत एम्फीबियन देखने को मिलेंगे ड्यू टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? स्पीसीज डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है कि एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पर जो एम्फीबियंस ज्यादा संख्या में प्रेजेंट हैं, दिस इज द एग्जांपल, ये उनका एग्जांपल है। तो वेस्टर्न घाट ऑफ एम्फीबिया का एग्जांपल किसमें है तो आप बताएंगे यहां पर है जी। वेस्टर्न घाट वाला पॉइंट क्लियर जी, क्लियर है अंजलि शुक्ला जी? जी सर क्लियर है। एक बुलेट एंट होती है, अच्छा एक बुलेट एंट होती है। प्रिया जी क्लियर है, अच्छी बात है। सभी लोगों ने, वर्तिका सिंह जी क्लियर है, बहुत अच्छी। राजकुमार रस्तोगी जी ने, सी रंजना जी ने जी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। स्पीसीज डाइवर्सिटी में घाट ऑफ एम्फीबिया याद रखिएगा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपके इंडिया में ज्यादा है नॉर्वे की तुलना में। अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल लेवल पर इन टर्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंडिया इज ग्रेटर। हमारा इंडिया क्या है? इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है, इंडिया मोर देन नॉर्वे। नॉर्वे की तुलना में इंडिया में आप बताएंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है जी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में नॉर्वे की तुलना में ज्यादा है। तो आप सभी को यह बात याद रखना है कि नॉर्वे की बायोडाइवर्सिटी जो है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया से कम है। क्यों कम है? उसकी वजह है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं, यहां पर
डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं कि अगर हम अपने इंडिया को देखना चाहें ग्लोब पर, अगर हम अपने इंडिया को ग्लोब पर देखना चाहें तो दिस इज द इक्वेटर। ये कौन है? ये इक्वेटर है। और इक्वेटर पर आपको पता है दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। यही इक्वेटर पर कोलंबिया दिखता है। कोलंबिया मतलब कोलंबिया से होकर इक्वेटर गुजरती है। और आप जानते हैं इसके जस्ट ऊपर का मामला, ये जो जस्ट ऊपर वाला एरिया है वो हमारा इंडिया है जी। इक्वेटर जो है ये हमारे इंडिया से होकर गुजरती है। हमारे भारत के लगभग 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट हैं जहां से इक्वेटर गुजरती है। जहां से कौन गुजरता है? जहां से इक्वेटर गुजरती है जी। ये इक्वेटर हमारे भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? आप एक बार सोचिए, 8 राज्य हमने हिंट कर दिया है, हमने 8 राज्य हिंट कर दिया है कि ये कहां कहां से होकर गुजरती है। इसमें भी पहला राज्य है गुजरात से होकर गुजरती है, आखिरी राज्य है कि ये मिजोरम तक जाती है। कहां तक जाती है? मिजोरम तक जाती है। ये गुजरात से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, याद रखिएगा, गुजरात से गुजरती है, मिजोरम तक जाती है। इसके बीच में राजस्थान पड़ता है, इसके बीच में एमपी पड़ता है, इसके बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसके बीच में छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है जी, और उसके बाद ये पड़ता है त्रिपुरा। कौन पड़ता है? त्रिपुरा। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे सर ये होकर गुजरती है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए याद हो जाएगा जी। अब कुछ ट्रिक मत लगाइएगा, अरे सीधी सी बात है, इंडिया का मैप देखिए, यहां पर गुजरात है, गुजरात के बाद कौन आता है? राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद कौन आता है? एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है और त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। उत्तर प्रदेश नहीं आता है ना लिखिएगा, यूपी नहीं आता है मत लिखिएगा, ये इतने आते हैं। तो ये एरिया यहां से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अगर हम आपसे बात करें कि दिस इज, ये आपका ग्लोब है, दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। और इक्वेटर पर ही क्या पड़ती है? सनलाइट। ये ऊपर का रीजन है दिस, या आप कह सकते हैं कि यहां पर अपना इंडिया है, इस रीजन पर अपना इंडिया है, ये इक्वेटर से लगा है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। इसके ऊपर जाते हैं तो 41 डिग्री अक्षांश आता है, 41 डिग्री आता है, 41 डिग्री, ये 41 डिग्री अक्षांश आता है। ऊपर जाते हैं तो 41 डिग्री आता है। यहां पर आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा, 41 डिग्री आता है। यहां पर आपको 41 डिग्री, यहां पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, इस पर आपका इंडिया है, इंडिया जी। और थोड़ा सा ऊपर जाइए, और थोड़ा सा ऊपर जाइए तो ये आपका आता है, ये आपका कौन सा रीजन है? तो आप बताएंगे सर ये हमारा रीजन पड़ता है टेम्परेट रीजन। ये कौन है? टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट रीजन 71 डिग्री पर है, ये 71 डिग्री पर है जी, ये 71 डिग्री पर है। और यहां पर जी, यहां पर आप याद रखेंगे ग्रीनलैंड आता है, सब कुछ यहाँ ग्रीनलैंड, नाम है ग्रीनलैंड लेकिन सब कुछ यहाँ ग्रीन नहीं रहता। नाम इसका ग्रीनलैंड है लेकिन सब कुछ ग्रीन नहीं रहता। यहां देखिए इक्वेटर पर क्या होती है? इक्वेटर पर सनलाइट पड़ती है। जब सूरज भैया चमकते हैं तो जब ये चमकते हैं तो ऐसा चमकते हैं कि ये कहां सीधा जाते हैं? इक्वेटर पर। ये ऐसा चमकते हैं कि सीधा इनकी चमक कहां पहुंचती है? इक्वेटर पर, इक्वेटर पर। और यहां से फिर ये पोल की तरफ भी जाते हैं, ये पोल की तरफ भी जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो है इक्वेटर पर मोर होती है, मोर सनलाइट ऑन इक्वेटर, मोर सनलाइट ऑन इक्वेटर, मोर सनलाइट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है, लेस सनलाइट, लेस सनलाइट कहां पड़ती है? पोल पर पड़ती है। लेस सनलाइट, लेस सनलाइट कहां पड़ती है? पोल पर पड़ती है। उम्मीद करते हैं सभी को यह बात क्लियर होना चाहिए कि ज्यादा सनलाइट कहां पड़ेगी? इक्वेटर पर। और इक्वेटर से लगा हुआ हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया जो है ये डाइवर्सिटी क्या करेगा? ज्यादा शो करेगा भाई, क्योंकि यहां पर सनलाइट ज्यादा है, और जब सनलाइट यहां ज्यादा है तो ये प्रोडक्शन ज्यादा करेगा।
और जब ये प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो लोग खाने के लिए यहां ज्यादा आएंगे। यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूमर आएंगे और उन कंज्यूमर को खाने वाले कंज्यूमर आएंगे, और जब सारे लोग यहीं आएंगे, खाएंगे पिएंगे तो मर जाएंगे। तो यहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वही क्या कर देंगे, इनका क्रियाक्रम कर देंगे, इनको डिकम्पोज कर देंगे। तो ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है, अपने इंडिया में, इन कंपैरिजन टू नॉर्वे। नॉर्वे में ऐसी कंडीशन नहीं है क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत दूर है। तो दिस इज द मेन रीजन। और ये जो आपका न्यूयॉर्क है, अब यहां देखिए आप, धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी क्या हो रही है, लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है। यहां पर लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है। जब लाइट इंटेंसिटी यहां पर कम हो रही है तो यहां पर प्रोडक्शन कम होगा। जब यहां पर प्रोडक्शन कम होगा तो यहां पर कंज्यूमर कम आएंगे। जब कंज्यूमर कम आएंगे तो इक्वेटर से सब चीजें यहां पर कम होंगी। मान लीजिए इक्वेटर पर 1400 बर्ड्स हैं, 1400 बर्ड्स। इक्वेटर पर 1400 बर्ड्स हैं। कितनी है, 1400 बर्ड्स हैं। इंडिया में कितनी बर्ड्स होंगी, थोड़ा कम हो जाएंगी। इंटेंसिटी इक्वेटर पर ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां 1200 बर्ड्स हैं। और ऊपर जाएंगे जी, मान लीजिए हम 41 डिग्री पर पहुंच गए तो यहां पर आपको 105 बर्ड्स देखने को मिलती है, 105 बर्ड्स। अब क्या होगा, जब यहां पहुंचेंगे यहां पर बर्ड्स की संख्या और कम हो जाएंगी, यहां पर केवल 56 बर्ड्स हैं। आप कह सकते हैं एक बात कह सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है तो यहां पर कंज्यूमर ज्यादा होंगे, इसलिए इक्वेटर पर 1400 बर्ड्स हैं तो इंडिया में 1200 बर्ड्स हैं। तो न्यूयॉर्क में कम होती जाएंगी, और ऊपर जाएंगे कम होती जाएंगी, और ऊपर जाएंगे तो बर्फ जम जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप दिल्ली में खड़े हो जाइए, आप प्रयागराज में खड़े हो जाइए, आप कभी बर्फ नहीं बनेंगे। आप पोल पर चले जाइए, 6 महीने के लिए बर्फ बन सकते हैं आप, कोई ठिकाना नहीं है वहां पर। बन गए बर्फ, 6 महीने बाद जब ग्लेशियर बन के पानी बनेगा तब आप निकलेंगे। लेकिन अपने प्रयागराज में ऐसा नहीं है, दिल्ली में ऐसा नहीं है, लखनऊ में ऐसा नहीं है। आप इंडिया में कहीं जाएं, आप बर्फ बन ही नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएं, आप बर्फ बनने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहां पर जो आपने ये पॉइंट, और एक काम की बात है, अब आप इस डायग्राम से ये बात समझ सकते हैं कि इक्वेटर पर आप जानते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इस डायग्राम से आप एक बात समझ चुके हैं, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, एनर्जी कम होती है। क्या होती है, एनर्जी कम होती है। जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी कम होती है, और जो ये एनर्जी कम होती है ये यहाँ के रहने वाले लोगों को भी कम करती है। इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसे हम सभी लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज कॉल्ड, इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, इस रीजन को टेम्परेट रीजन कहते हैं। नाम इसका टेम्परेट है लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम रहता है। बात ध्यान दीजिएगा, नाम इसका टेम्परेट है लेकिन टेम्परेचर कम रहता है। ये टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर कम रहता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और ये जो टेम्परेचर ज्यादा रहता है यहां लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर ट्रॉपिकल एरिया पे लाइट भी ज्यादा है, तो यहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो भी ट्रॉपिकल एरिया पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है, जबकि टेम्परेट रीजन पर प्रोडक्शन कम होता है। इक्वेटर पर ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यह सवाल आता है कि इक्वेटर पर ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है, क्यों इक्वेटर पर ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है? तो आप बताएंगे सर, इक्वेटर पर ज्यादा बायोडायवर्सिटी होने का कारण क्या है, इक्वेटर पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है? तो आप बताएंगे सर, मोर बायोडायवर्सिटी होती है क्योंकि यहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर ज्यादा होती है। इनकी सारी बातों को डिटेल में हम सभी लोग सीखेंगे आगे की क्लास में। अभी हम सभी लोग पॉइंट सीख रहे थे यहां पर, और यहां पर ये पॉइंट सीख रहे थे कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इंडिया की नॉर्वे की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि इंडिया जो है इक्वेटर के पास है, इसलिए यहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ डिफरेंट बायोम्स, इन टर्म ऑफ डिफरेंट बायोम्स, इन टर्म ऑफ डिफरेंट बायोम्स। ये डिफरेंट बायोम्स के आधार पर इंडिया का जो है नॉर्वे से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है।
और आशा करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर होनी चाहिए। यहां तक की बातें आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर करके रखें। डन। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। एक हेडिंग कर लीजिएगा, एक हेडिंग कर लीजिएगा, मतलब हेडिंग क्या, बॉक्स बना दीजिएगा, एक बॉक्स में लिख लीजिएगा इंडिया कवर्स। इंडिया, इंडिया कितना कवर करता है? इंडिया कवर्स, इंडिया कवर करता है, इंडिया कवर्स, इंडिया कवर्स करता है। इंडिया कितना कवर्स करता है आप बताएंगे? 2.4 एरिया ऑफ अर्थ। ये 2.4 एरिया ऑफ अर्थ, 2.4% एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है। ये 2.4% एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है। 2.4% एरिया ऑफ अर्थ, ये एरिया ऑफ अर्थ के 2.4% को कवर करता है। इट कवर्स 2.4% एरिया ऑफ अर्थ, ये अर्थ के 2.4% एरिया को कवर करता है। अराउंड 8.1 बायोडायवर्सिटी, करें लगभग बायोडायवर्सिटी कितनी है? अराउंड 8.1%, 8.1% बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कितना है? लगभग 8.1% ये बायोडायवर्सिटी को कवर करता है। मतलब इतना एरिया है अर्थ का, इंडिया का, कि जो बायोडायवर्सिटी को कवर करता है। एमंग वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी एरियाज, कह रहे कि इंडिया जो है 2.4% ऑफ एरिया को कवर करता है और टोटल अराउंड ये 8.1% बायोडायवर्सिटी को कवर करता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अर्थ का कितना हिस्सा इंडिया कवर करता है? 2.4। कितने बायोडायवर्सिटी एरिया को कवर करता है? 8.4। आप कह सकते हैं कि टोटल 12 मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर हैं, उसमें से ये पॉइंट लिख लीजिएगा, among one of the most important, among one of the 12 मेगा डाइवर्सिटी, 12 मेगा डाइवर्सिटी, one of the 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, जी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज मतलब जो है, जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उसमें से एक डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया आपके बायोडाइवर्सिटी का इतना परसेंट कवर करता है, अर्थ का इतना परसेंट कवर करता है। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक के पॉइंट को आप सभी लोग क्लियर करके रखेंगे और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके रखेंगे। कल सैटरडे है और कल आपको एलटी का पेपर टेलीग्राम पर मिलेगा, आप सभी लोग वहां से देख लीजिएगा। इसके आगे की क्लासेस हम सभी लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे मंडे को सुबह 10 बजे टैक्सोनॉमी की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।